नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर स्वागत करता हूं आपकी इस ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। उसके बाद में हमने नील्स बोर की थ्योरी को फॉर्मूले सहित समझा था। नील्स बोर ने परमाणु की लगभग सारी कमियों को दूर कर दिया था। फिर उसके बाद आया था दोस्तों डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ये बोल करके गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो टाइप की नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो उसने भी मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन बताया। उसके बाद में नील्स बोर की परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं, तो दोस्तों लगभग सारी कमियां नील्स बोर ने दूर कर दी थी, लेकिन दो कमियां इसके अंदर बची हुई हैं दोस्तों। तो नील्स बोर की कमियां कौन कौन सी हैं? नील्स बोर की कमियां, तो दोस्तों नील्स बोर के अंदर दो कमियां हैं। पहले कमी, यह सिद्धांत केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। स्पीशीज का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी कैटेगरी आयन की या एटम की, ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। एकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर हीलियम के ऊपर लागू करना पड़ेगा तो He+ बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में Li+2, Be+3, B+4, C+5, N+6 etc। अर्थात अगर नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर की एटम स्ट्रक्चर थ्योरी अगर अपने को लागू करनी है तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और दूसरी कमी है दोस्तों, यह सिद्धांत जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं करता। देखिए दोस्तों, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर दो कमियां हैं। एक तो यह थ्योरी केवल उसी फॉर्मेट में लागू होगी जिसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। यदि 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट है दोस्तों कि जीमान इफेक्ट और स्टार्स इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती कौन सी थ्योरी? नील्स बोर थ्योरी। अब ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होते क्या है दोस्तों? तो दरअसल आगे एक टॉपिक आएगा दोस्तों जिसमें अपने को एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो है वो बनाना पड़ेगा, अर्थात रेखाएं बनानी पड़ेगी। उन रेखाओं के माध्यम से आपको पता लगेगा कि जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए उसी की बात करते हैं दोस्तों। नील्स बोर ने सारी कमियों को दूर कर दिया और उसके अंदर केवल दो कमियां बची थी। इसके अंदर और क्या आता है दोस्तों? तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए, नील्स बोर नाम का साइंटिस्ट जो अपनी थ्योरी में ये बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से अर्थात लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो एनर्जी को रिलीज करेगा उसमें एक रेखाएं बनेगी, और वो रेखाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रेखाएं कब बनती है, उन रेखाओं को निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसा कि यह नाभिक न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, ये फोर्थ ऑर्बिटल, ये फिफ्थ ऑर्बिटल और ये 6 ऑर्बिटल। ये 6 ऑर्बिटल वाला कोई एटम है दोस्तों, तो ये n = 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5 और ये 6। अब दोस्तों यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में जा सकता है, फर्स्ट से 5 में जा सकता है और फर्स्ट से 6 में जा सकता है, लेकिन यह जब जाएगा तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा, लेगा। और जब हाई एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट में आएगा, मतलब जहां से गया था वापस वही आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा। और एनर्जी को रिलीज करेगा तो अपने पास वेव प्राप्त होगी। अब कौन कौन सी वेव प्राप्त होगी, उनका नाम क्या क्या है और कहां से कहां आएगा तब प्राप्त होगी। तो देखिए, अगर ऊपर से ये फर्स्ट में आए, ऊपर से फर्स्ट का मतलब 6 से फर्स्ट में आए, 5 से फर्स्ट में आए, 4 से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए या सेकंड से फर्स्ट में आए। फर्स्ट से तो फर्स्ट में आ नहीं सकता, ऊपर से नीचे आएगा। तो ये जो रेखाएं बनेगी इसे बोलते हैं दोस्तों लाइमन श्रेणी की रेखाएं, क्योंकि ये नाम देने वाले साइंटिस्ट ने तो लाइमन। अगर फर्स्ट में नहीं सेकंड में आए, लेकिन दोस्तों सेकंड में आने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तो या तो थर्ड से सेकंड में आए, या फोर्थ से सेकंड में आए, या फिफ्थ से सेकंड में आए, या 6 से सेकंड में आए। आ कहां रहा है? सेकंड में। फर्स्ट का काम किसने कर दिया? लाइमन ने। तो ये हो जाएगी दोस्तों बामर। ऐसे दोस्तों बाकी श्रेणियां भी आती हैं, लेकिन अगर अपन इनको याद करना चाहें दोस्तों तो लाइन वाइज तरीके से याद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और वो लाइन वाइज तरीके से कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है लाइमन का, लाइमन के बाद आता है बामर, बामर के बाद आता है पाश्चन, पाश्चन के बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आता है फुंड, और फुंड के बाद आता है हम्फ्री। याद रखिए दोस्तों, एक तो होता है फुंड और एक होता है हुंड। ये हुंड भी इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर आता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये अलग वैज्ञानिक है, अलग थ्योरी देता है और ये अलग थ्योरी देता है। तो अपने पास टोटल 6 नाम हो गए दोस्तों, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। अब सब में इलेक्ट्रॉन, सब में वेव कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, अर्थात आना तो नीचे ही है, लेकिन आना कौन सी जगह पर है? तो देखो, ऊपर कहीं से भी आए, अगर फर्स्ट में आकर के पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? लाइमन। ऊपर कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो सेकंड में आ रहा है तो बामर, अर्थात फर्स्ट नंबर पे आकर पहुंच रहा है तो लाइमन, सेकंड में आगे पहुंच रहा है तो बामर, ऐसे थर्ड पे पहुंचेगा तो पाश्चन, फोर्थ में पहुंचेगा तो ब्रैकेट। तो अपन बोल देते हैं दोस्तों इसमें n1 इक्वल टू 1, अर्थात फर्स्ट ऑर्बिटल में आके पड़ेगा। आने कहां से है? तो n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6 कैसे भी आए। बामर अगर अपने को बनानी है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन को कहां लाना पड़ेगा? सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे आएगी तो लाइमन, सेकंड पे आएगी तो बामर। कहां से आएगी? तो ऊपर से जाहिर सी बात है नीचे आएगी, तो n2 इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 आगे। तीसरे नंबर पे अगर अपने को पाश्चन बनानी है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन को कहां लाना पड़ेगा? थर्ड ऑर्बिटल पे। कहां से लाना पड़ेगा? तो n2 इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 आगे। अगर अपने को फोर्थ वाली बनानी है तो कहां आना पड़ेगा? फोर्थ ऑर्बिटल पे। कहां से आना पड़ेगा? तो फिफ्थ, 6, 7, 8 कहीं से भी आए। 5 वाली बनानी है तो n1 इक्वल टू 5, n2 इक्वल टू 6, 7, 8, 9 आदि। हम्फ्री बनानी है तो n1 इक्वल टू 6, n2 इक्वल टू 6 के बाद 7 से आ जाएगी, 8 से आ जाएगा, 9 से आ जाएगा, 10 से आ जाएगा। अर्थात ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो इस प्रकार की श्रेणी हमारे को प्राप्त होती है। इसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी।
और इनसे जो अपने को वेव प्राप्त होगी, तरंगे प्राप्त होगी, ये तरंगे वही है दोस्तों जो हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ चुके हैं। ऊपर वाली अवरक्त है, बीच वाली दृश्य है और लास्ट वाली पराबैंगनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप N1 N2 की जगह अगर आप चाहें तो और शब्द भी काम में ले सकते हैं। N1 और N2 इसलिए लिया जाता है दोस्तों क्योंकि कितनी रेखाएं प्राप्त होगी, जो लाइनें बन रही है ये लाइनें कितनी प्राप्त होगी, इसको एक फॉर्मूले की सहायता से निकाला जाता है और उस फॉर्मूले में N1 और N2 का यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पर N1 और N2 की जगह कोई अदर नंबर काम में लेंगे, अदर अक्षर काम में लेंगे, तो फिर आपको फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों और उस फॉर्मूले का नाम क्या है? तो इन तरंगों को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसे बोला जाता है रीडबर्ग सूत्र, रीडबर्ग फॉर्मूला। और रीडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? न्यू बार बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रीडबर्ग फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ n1 और n2 यही है, कहां से आ रही है और कहां पर आ रही है। तो कहां से आ रही है ये कितना भी हो सकता है, लेकिन कहां पर आ रही है ये नाम के अकॉर्डिंग एक फिक्स नंबर होता है। न्यू बार अपन पहले से जानते हैं, वेव नंबर है, तरंग संख्या है। जेड एटॉमिक नंबर, हर एटम का अलग अलग होता है। आर जो है दोस्तों, आर को बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट का जो मान होता है वो होता है 109,677। 109,677 इसको राउंड फिगर में 109,700 भी बोला जाता है। और अगर आप यहाँ पर न्यू बार को चेंज करेंगे तो न्यू बार होता है 1/λ। तो फिर यहां से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लेमड़ा निकालोगे तो लेमड़ा बराबर 1/109,677 आएगा, तो ये 912 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। क्लियर है? तो इतना दूर कोई जाता नहीं है, यह एक सामान्य सा सूत्र है जो कभी कभार काम में आ जाता है। तो तरंगों की संख्याओं को निकालने का रीडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया जिसे रीडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। और रीडबर्ग फॉर्मूला होता है न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 ऑर्बिट नंबर है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहां पर आ रहा है। तो कहां पर आ रहा है ये नाम डिसाइड करेंगे और कहां से आ रहा है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये आपसे छुपाया भी जा सकता है क्योंकि अगर हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको वैसे तो ये देते हैं, पर ये न दे तो इनकी जगह ये भी दिया जा सकता है और आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स नंबर है और फिक्स नंबर दे कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद में अब बात आती है दोस्तों, इससे जस्ट पहले हम दो कमियां बोल करके सिमटे थे और वो दो कमियां थी दोस्तों, एक तो यह नील्स बोर थ्योरी उसी एटम स्ट्रक्चर पर लागू होगी जिसके ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरी कमी थी दोस्तों कि यह जो थ्योरी है ये दो प्रकार के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और दो प्रकार का इफेक्ट कौन सा है दोस्तों? एक तो था जीमान इफेक्ट और एक था स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट वैसे तो बीएससी के अंदर डिटेल से समझाया जाता है, किंतु यहाँ पर आप एक चीज याद रख सकते हैं जानकारी के लिए कि ये जो लाइनें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइमन श्रेणी की कोई लाइन है, लाइमन श्रेणी की ना माने तो आप बामर श्रेणी की मान सकते हैं, बामर श्रेणी की ना माने तो आप पास्टल ब्रैकेट फुंड हम्फ्री किसी की भी ले सकते हैं। दरअसल स्टार्क और जीमान इफेक्ट, जीमान नाम के दो साइंटिस्टों ने, क्योंकि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोनों तरफ एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया तैयार किया था और वह एरिया था एक तो विद्युत वाला अर्थात विद्युत क्षेत्र लाइट इफेक्ट, लाइट एरिया, और एक था चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप ई वेक्टर और बी वेक्टर बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, ई वेक्टर और बी वेक्टर। तो स्टार्क साइंटिस्ट और जीमान साइंटिस्ट ने ई वेक्टर और बी वेक्टर दो एरिया तैयार किया था और जैसे ये लाइन
विद्युत क्षेत्र से होकर के गुजरती है और मैग्नेटिक एरिया से होकर के गुजरती है तो ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये हमेशा टूटती है दोस्तों विषम नंबर में, ओड नंबर में। विषम में कैसे दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि ये लाइन गुजरी है तो या तो ये 3 में टूटेगी, या ये 5 में टूटेगी, या ये 7 में टूटेगी, इस प्रकार ये टूटती है। और ये क्यों टूटती है दोस्तों, जब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरती है तो ये क्यों टूटती है, इसका कारण नील्स बोर नहीं समझा पाया था। और इस टूटने को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। जानकारी के तौर पर यहां से आप एक लाइन और ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, इसका टूटना ही ऑर्बिटल का निर्माण करता है। ऑर्बिटल मतलब कक्षक। यही कारण है कि जैसे ये विषम संख्याओं में टूटती है वैसे कक्षकों की संख्या भी विषम होती है। अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको एक भी सम कक्षक नहीं मिलेगा। एस के अंदर 1 कक्षक होता है, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ऐसा कोई आपको कोष सबसेल नहीं मिलेगा जिसके अंदर ओड इवन ऑर्बिटल हो, अर्थात किसी के अंदर 2 कोष हो, किसी के अंदर 2 कक्षक हो, किसी के अंदर 4 कक्षक हो, किसी के अंदर 6 कक्षक हो। ऐसा कोई आपको उपकोष नहीं मिलेगा क्योंकि सब किसमें होते हैं, विषम संख्या। कारण क्या है उसका दोस्तों, इस तरह का टूटना। क्लियर है दोस्तों, यह नील्स बोर के बारे में, थ्योरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। यहां से आप 2 परिभाषाएं और लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे आपके 2 परिभाषाएं और आती है इसी थ्योरी में अंदर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछी जाती है बहुत सी बार, या आपको वो एक शब्द देकर के कंफ्यूज कर सकता है। और वो 2 परिभाषाएं कौन सी है दोस्तों, तो सबसे पहले एक नाम आता है मूल अवस्था का, मूल अवस्था, और एक आता है दोस्तों उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, ओरिजिनल स्टेट, एक्साइटिंग स्टेट। ओरिजिनल स्टेट और एक्साइटिंग स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, तो या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कक्षाओं का नाम देकर के पूछा जाता है, या फिर आपको कक्षा की जगह लाइमन, बाम्बर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री बोल करके पूछा जाता है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, वो आपको दोनों ही शब्द न दे करके तीसरा शब्द ये भी बोला जा सकता है, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। अब दोस्तों मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, तो मूल शब्द का होता है मतलब होता है मेन स्टेट। और नील्स बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन स्टेट कौन सी है दोस्तों, ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि नील्स बोर की थ्योरी अदर 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों पर लागू नहीं होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा कौन सी कक्षा में होगा, पहली कक्षा में। तो किसी भी एटम की फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल अवस्था बोलते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे किसी परमाणु की प्रथम कक्षा को मूल अवस्था, और इसका एक और नाम है दोस्तों बोर कक्षा कहते हैं। फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट जो है उसे ही मूल अवस्था अर्थात मेन स्टेट या फिर बोर ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरी दोस्तों उत्तेजित अवस्था कौन सी है, तो पहली कक्षा को छोड़ करके जितनी भी बची, अर्थात इसको हटा दिया जाए यहां से, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ जितनी भी बची उन सबको क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था को छोड़कर, अवस्था नहीं बोलो तो आप कक्षा शब्द भी बोल सकते हैं। मूल अवस्था को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं को उत्तेजित अवस्था कहते हैं।
पहली कक्षा को छोड़ करके आगे जो भी है उन सबको क्या बोला जाएगा, उत्तेजित अवस्था। फॉर एग्जाम्पल प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो ये हो जाएगा दोस्तों n बराबर 2। द्वितीय उत्तेजित अवस्था तो n बराबर 3। तृतीय उत्तेजित अवस्था तो n बराबर 4। अर्थात उत्तेजित शब्द अगर आ गया तो जो नंबर है उससे हमेशा एक ज्यादा लेना है। प्रथम आ गया तो n का मान 2 मानना है, द्वितीय आ गया तो n का मान 3 मानना है, तृतीय आ गया तो n का मान 4 मानना है। तो ये तो दो परिभाषाएं दोस्तों जो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, क्वेश्चन तो अपन आगे करेंगे, पर जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि मान लो आपके प्रश्न आ गया, और प्रश्न क्या आया कि इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है। अर्थात तृतीय थर्ड एक्साइटिंग स्टेट से मेन ऑर्बिट में या मेन स्टेट में जाता है, मूव करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऊपर से नीचे आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी तो उसका वेव नंबर ज्ञात करो, वेव नंबर ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटिंग स्टेट से मेन ऑर्बिट में या मेन स्टेट में मूव करता है तो कौन सी कैटेगरी की वेव प्राप्त होगी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, तो कौन सी कैटेगरी की वेव प्राप्त होगी, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये किसी का भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी प्राप्त होगी दोस्तों, तो अगर अपन इसकी बात करें तो थर्ड एक्साइटिंग स्टेट। थर्ड एक्साइटिंग स्टेट का मतलब n बराबर 4, तो 4 से आ रहा है, पर कहां आ रहा है, मूल अवस्था में। मूल अवस्था का मतलब फर्स्ट नंबर पे, और कहां से भी इलेक्ट्रॉन आए अगर फर्स्ट में आ रहा है तो वो कौन सी होती है, हमेशा लाइनमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइनमैन। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि थर्ड एक्साइटिंग स्टेट से सेकंड एक्साइटिंग स्टेट में आ रही है, थर्ड से सेकंड में, तो थर्ड का मतलब फोर्थ ऑर्बिटल से, और सेकंड एक्साइटिंग स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिटल में। तो फोर्थ ऑर्बिटल से जब थर्ड ऑर्बिटल में आती है तो थर्ड ऑर्बिटल में बनने वाली सारी लाइनें किसके अंदर आएगी दोस्तों, लाइनमैन, बामर, पास्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्चन। क्लियर है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, आगे अपन क्वेश्चंस और भी करेंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।